हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आपका स्वागत अपने YouTube चैनल पे करती हूँ। उम्मीद करती हूँ इसके पहले जितने भी वीडियोस मैंने पोस्ट किए हैं वो आपको पसंद आए होंगे और आपकी पढ़ाई में मददगार साबित हुए होंगे। इसके अलावा मेरे जो ब्लॉग है @टॉपर्स टच, उसमें भी मैं लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यूजी और पीजी स्टूडेंट्स के लिए लगातार पोस्ट करती हूँ। जीके अपडेट करके भी मेरा डेली एक पोस्ट होता है, जो मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं यूजी और पीजी के भी, उन्हें भी ये मदद करेंगे आगे जितने भी परीक्षाएं हैं उन्हें देने में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी छात्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं या मेरे YouTube चैनल के माध्यम से या मेरे ब्लॉग से, उन्हें जिस भी क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं उसमें उन्हें सफलता मिले और मेरे जितने भी पोस्ट हैं या मेरे वीडियोस हैं YouTube पे वो मददगार साबित हो गए। अब मैं आती हूँ मैं अपने आज के विषय पे, जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के विषय में आज मैं चर्चा करूंगी, उसके प्रशासनिक प्रणाली तथा उसके द्वारा जितने भी किए हुए सार्वजनिक कार्य हैं उसके विषय में। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि उसके फिरोज शाह तुगलक के प्रारंभिक जीवन के विषय में, तो हमें यहाँ पे यह देखने को मिलता है कि उनका जो जन्म हुआ था वह 1309 में हुआ था। इनकी जो माता थी वो एक राजपूत कन्या थी ऐभोर की, जिनके पिता का नाम रनमल था। बाद में इनका नाम परिवर्तित करके काधानु कर दिया गया था। शुरू से ही इनको जो है वो प्राश्रय मिला था मोहम्मद बिन तुगलक से भी और घियासुद्दीन तुगलक से भी। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई थे तथा फिरोज शाह तुगलक घियासुद्दीन तुगलक के जो भाई थे रज्जाक, उसके पुत्र थे। हमें यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि 14 वर्ष की आयु में ही घियासुद्दीन तुगलक ने उन्हें आमिर हाजिब के पद पर आसीन किया था। इसका अर्थ यह कि जरूर उनमें जो है वो गुण रहे होंगे कि वो प्रशासनिक तंत्र चला सके, जिस वजह से उन्हें यह पद दिया गया होगा। और आगे चल करके हम देखते हैं कि वो पद पे आसीन हुए थे 23 मार्च 1351 ईस्वी को। अब यहाँ पे यदि फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक तंत्र और सार्वजनिक कार्यों के विषय में बात किया जाए, तो यहाँ पे यह देखने को मिलता है कि जितने भी क्षेत्र रहे हो प्रशासनिक तंत्र के या सार्वजनिक क्षेत्र, दोनों में ही उनका उल्लेखनीय कार्य हमारे समक्ष आता है। अब अगर हम बात करते हैं कि वो प्रशासनिक कार्य में क्या सुधार किया था, तो हमें यह देखने को मिलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जितना भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था, एक प्रकार से जितना भेदभाव देखने को मिल रहा था प्रशासनिक तंत्र में, और उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कार्य किया था। यहाँ पे प्रशासनिक तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें यह देखने को मिलता है कि उसने वजीर के पद पे मालिक मकबूल को, राजस्व प्रणाली के अध्यक्ष के तौर पे हिसामुद्दीन जुनैदी को, सैनिक विभाग के अध्यक्ष के रूप में मालिक राजी को और सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य को देखने के लिए मालिक गाजी शहना को नियुक्त किया था। यहाँ पे ये प्रशासनिक कार्य के लिए ही अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग अध्यक्षों का चुनाव करना ही दर्शाता है कि वो कितना एक प्रकार से कहा जा सकता है कि सिंसियर था। जितने भी क्षेत्र थे प्रशासनिक तंत्र के, उसमें सुधार लाने के लिए हमें यहाँ पे ये भी उल्लेख मिलता है कि मालिक मकबूल जो थे उन्हें दिया गया था पद खानी जहां का, या खानी खाना भी उनको कहा जाता था, और इनके वेतन को भी निर्धारित करने का काम किया गया था। अब हम आते हैं कि सबसे पहले जिस वो प्रशासनिक क्षेत्र में जो उसका कार्य रहा था वह रहा था राजस्व प्रणाली में या राजस्व के वसूली के क्षेत्र में, कि किस प्रकार इसमें सुधार लाया जा सके। इसके लिए उसके दो उद्देश्य रहे थे। पहला तो यह कि जो राजकोष खाली हो गया था उसको भरना, और दूसरा कि जो बहुत अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था कर देने वालों पर उसको कम करना। और यही दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसने 3 अहम कदम उठाए थे। पहला जो उसने काम किया था वह यह था कि जितने भी इसके पूर्व में, या हम कह सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल से पूर्व में ही जितने भी तकावी लोन दिए गए थे किसानों को, उसे माफ कर दिया गया था। उससे संबंधित जितना भी दस्तावेज था सभी को जला दिया गया था। और तकावी लोन होता क्या है, वो जब भी
कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जब किसानों को बीज खरीदने के लिए और इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए जो ऋण दिया जाता है उसे ही हम तकावी लोन के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो दूसरा कदम उसका रहा था वह यह रहा था कि 24 या 26 जो अतिरिक्त कर था जिसे अबवाब्स कहा जाता है उसे भी माफ करने का कार्य किया था। तीसरा जो कदम उसने उठाया था जो कि यहाँ पे कहा जा सकता है कि बहुत एक अहम कदम रहा था राजस्व के क्षेत्र में, वह रहा था कि जो जुनैदी था उसे वो नियुक्त किया था कि जितना भी भूमि है उसका पुनः आकलन करके फिर से उसके राजस्व कर के दर को फिर से निर्धारित किया जा सके। अब यहाँ पे हमें यह देखने को मिलता है कि जो उसके द्वारा 3 कदम उठाए गए थे उसी के साथ साथ जितने भी कर लगाए जाते थे आम जनता पे उसमें भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। हालांकि क्योंकि फिरोज शाह तुगलक उलेमाओं की बातों को सुनने वाला था और उलेमाओं के परामर्श पर ही जितने भी कर लगाए गए थे उसकी यहाँ पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहला खराज था, यह भूमि कर था जिसका रेशियो कहा जा सकता है या जो वसूला जाता था भूमि से वो 1/5 से आधा भाग का रहा करता था। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो तरकट है वह भी वसूला जाता था मुसलमानों से। तीसरा जो हमें देखने को मिलता है कर के रूप में वो खुम्स था, जो कि जो कहीं भी अगर युद्ध होता था वहां से जितनी भी जो धन प्राप्त होती थी उसमें धनों का विभाजन किया धन का विभाजन किया जाता था। 4/5 भाग सैनिकों में वितरित कर दिया जाता था और 1/5 भाग जो था वो राजकोष में चला जाता था। इसी प्रकार जो जजिया कर था इसे भी वसूला जाता था, बहुत सख्ती के साथ तो नहीं, और इसे 3 भाग में या 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। जो उच्च वर्ग के लोग थे उनसे 40%, जो मध्यम वर्ग के लोग थे उनसे 20% और जो सामान्य वर्ग से आते थे उनसे 10% कर जो है वो वसूला जाता था। जकात कर का भी हमें उल्लेख मिलता है जो कि एक कर लगाया गया था मुसलमानों पर जो कि 2% हुआ करता था उनके संपत्ति का। अब यहाँ पे एक नया कर हमें देखने को मिलता है जो कि अन्य किसी दिल्ली सुल्तान के अधीन हमें नहीं इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यह एक प्रकार से एक सिंचाई कर था, जितने भी नहर उसके द्वारा खुदवाए गए थे और जितने भी भूमि की सिंचाई इन नहरों के द्वारा होती थी उस पे कर लगाया गया था जो कि 1/10 भाग हुआ करता था। और ये जो वो कर लगाया था वो उलेमाओं के परामर्श से ही यहाँ पे इसको लगाया था। तो एक प्रकार से हमें यह देखने को मिलता है कि राजस्व वसूली के क्षेत्र में ही वो परिवर्तन लाने का काम किया था, नए नए करों को लागू करने का काम किया था और साथ ही साथ हमें यह देखने को मिलता है कि आगे वो जो भूमि बंदोबस्त था उसमें भी परिवर्तन लाने का कार्य किया था। जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि जो राजस्व विभाग का जो अध्यक्ष था वह हिसामुद्दीन जुनैदी था। जुनैदी के द्वारा 6 वर्षों तक लगातार पूरे साम्राज्य का घूम घूम करके सभी प्रांतों से पूरे आंकड़ों को इकट्ठा किया गया था और फिर उसके बाद में जितने भी अन्य अधिकारी थे उन्हें यह कार्य दिया गया था कि वो एक निश्चित दर पे कर का वसूली उन क्षेत्रों से करेंगे, जो कि 1/5 से 1/6 भाग हो गया था, परंतु ये 50% से अधिक नहीं था। और यहाँ पे हमें यह देखने को मिलता है कि ये भूमि बंदोबस्त के बाद में जो खालसा भूमि था उस पे से जितना टैक्स कलेक्शन हो पाया था वह 80 करोड़ टका का हुआ था। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है हमें कि जो भूमि का बंदोबस्त हुआ था उसी से ही बहुत अधिक राजस्व की वसूली हो पाई थी और राजकोष में जो धन की कमी हो गई थी उसकी पूर्ति इसके द्वारा करने का प्रयास किया गया था। अब हम आते हैं कि जैसे कि इसके बारे में कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक के बारे में कि वो बहुत ही भलाई करने वाला व्यक्ति था और उसकी तुलना अकबर के साथ में की जाती है। 2 इतिहासकार हैं, हेनरी इलियट और एफिलस्टोन, इनके द्वारा फिरोज शाह तुगलक को अकबर ऑफ सल्तनत का नाम भी दिया गया है। ये दर्शाने के लिए काफी है कि जितने भी किसान थे या गुलाम थे उनके बेहतरी के लिए भी फिरोज शाह तुगलक ने कार्य किया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो किसानों और गुलामों के लिए उसने काम किया था उसमें मैं एक एक करके आपसे चर्चा करती हूँ। फर्स्ट है कि जो बंजर भूमि था उसको उपजाऊ बनाने का प्रयास किया था। दूसरा, 5 नहरों को बनवाया था, 150
कुओं का निर्माण करवाया था, जिस वजह से जो द्वाब का क्षेत्र था वहां पे 52 नई बस्तियां बस गई थी और उससे राजस्व की जो वसूली हुई थी वो 80 लाख टका का हुआ था। ह की शर्त, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा, ह की शर्त जो है वो सिंचाई कर था और ये सिंचाई कर से भी उसे जो राजस्व की वसूली हुई थी वह 2 लाख टका का हुआ था। यहाँ पे हमें यह भी देखने को मिलता है कि जो रज्जाब और उलुग खानी पंजाब में 2 नहरों का निर्माण करवाया गया था और इन नहरों के निर्माण से यह भी हमें जानकारी मिलता है कि जो हिसार का क्षेत्र था वहां पे रबी और खरीफ दोनों ही प्रकार के फसलों का खेती होना प्रारंभ हो गया था। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में उसने बगीचों का निर्माण करवाया था, जहां से 1,80,000 टका का राजस्व वसूली उसे हुआ था। 36 कारखानों का निर्माण गुलामों के लिए किया गया था। ये बिल्कुल ही नए कारखाने थे जिससे 1 लाख गुलाम जुड़े हुए थे। इनमें से 40,000 लोगों को कार्य दिया गया था। इनमें से 12,000 जो गुलाम थे वो स्किल्ड थे। हर एक गुलाम को 10 से 100 टका तक का वेतन दिया जाता था और जो ये 40,000 जो थे प्रशिक्षित, एक प्रकार से कहा जा सकता है गुलाम, उन्हें राज दरबार में नियुक्त कर लिया गया था। तो यहाँ पे जो किसान थे और गुलाम दोनों के लिए ही उसके द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया था। अब हम आते हैं कि सिंचाई के क्षेत्र में भी उसके द्वारा कार्य किया गया था। 6 नहरों का निर्माण हुआ था। पहला था यमुना से हिसार तक, दूसरा यमुना से फिरोजाबाद तक, तीसरा घग्गर से फिरोजाबाद, चौथा सतलज से घग्गर तक, पांचवा मांडवी और सिरमौर का जो पहाड़ी इलाका था वहां से घग्गर तक। अब यहाँ पे जो है इसके अलावा भी जितने भी नहर इल्तुतमिश के द्वारा जो बनवाए गए थे और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उसका भी वो मरम्मत भी करवाया था। ठीक इसी प्रकार जिस तरह से वो राजस्व वसूली की ओर ध्यान दिया था या भूमि बंदोबस्त की ओर ध्यान दिया था, उसी प्रकार से दंड संहिता की ओर भी उसने ध्यान देने का कार्य किया था। काजियों की नियुक्ति की गई थी केंद्र में भी और प्रांतों में भी। इसके अलावा मुफ्ती नाम के अधिकारी की नियुक्ति हुई थी जो न्याय व्यवस्था था उसके बंदोबस्त को देखने का काम करता था। अफीफ जो है इतिहासकार, उनके द्वारा 2 प्रकार के सजाओं का उल्लेख यहाँ पे दिया जाता है। पहला जादरू की खुसरवी और दूसरा जादरू की मानवी। इससे जो है ये हमें जानकारी मिलता है कि सजा को लेकर के भी, क्योंकि जो है स्थिति साम्राज्य में फिरोज शाह तुगलक के समय उसको शांत करने में उसे बहुत ही मशक्कत करनी पड़ी थी। सजा को सरल करने का प्रयास किया था, भले वो मुसलमानों के लिए ही किया हो, परंतु इससे हिंदू जनता भी अलग नहीं रही थी। इसी प्रकार से जो जागीरदारी जो प्रथा थी उसको फिर से या पुनः लागू करने का प्रयास फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में जागीरदारी प्रथा को बंद कर दिया था, परंतु फिर से कर संग्रह के लिए बिचौलियों का उपयोग हम कह सकते हैं यहाँ पे किया जाने लगा था। जितने भी जागीर थे उनसे कर को वसूलने के लिए जागीर जो थे उन्हें प्रांतों में फिर से विभक्त किया गया था और राजस्व संग्रह जो करने वाले अधिकारी थे उन्हें भी भूमि अनुदान दिया जाता था, जिसको कि इतलक या इतलाक कहा जाता है। तो जो यहाँ पे हम देखते हैं कि जागीरदारी प्रथा जो अलाउद्दीन खिलजी के बाद समाप्त हो गया था उसको फिर से लागू करने का काम फिरोज शाह तुगलक ने किया, परंतु इसने जो है यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार जो है वो व्याप्त हो गया था। बिचौलिए यहाँ पे फायदा उठाना प्रारंभ कर दिए थे और जो जागीर थे उसको बेचने का भी काम करते थे ताकि कर से बचा जा सके। तो भ्रष्टाचार व्यक्त हुआ, जो कि हम एक प्रकार से कहा जा सकता है यहाँ पे कि राजस्व की वसूली में भी कमी लाने का काम किया था। अगले वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगी जो इतने भी अन्य कार्य फिरोज शाह तुगलक के द्वारा प्रशासनिक क्षेत्र में हुए थे और उसके द्वारा जितने भी सार्वजनिक कार्य हुए थे उसके विषय में मैं अपने अगले वीडियो में आपसे बात करूंगी। इसी के साथ मैं अपने आज के इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद।